Okay. Welcome to Alingua Resolution. Let's start a topic named electric flux. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ये टॉपिक क्लास 12 से लिया गया है, लेकिन क्लास 10th में भी इसका थोड़ा सा चर्चा किया गया है। तो चलो थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं और कैसे न्यूमेरिकल टैकल करें, इस पर जो मेन पार्ट होता है वो करेंगे आज। चलिए, तो सबसे पहला हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा यहां पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस, किसी भी सरफेस पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल टू एरिया वेक्टर, ये डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस, या फिर अगर हम एरिया वेक्टर की चर्चा करें तो एरिया वेक्टर कैसा होना चाहिए? पैरेलल टू सरफेस। समझ में आ रहा बात? कोई डाउट? यहां पर समझने वाली बात यहां थी, दो डेफिनेशन बन सकती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। पहला जो किताब में लिखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस, या तो ये जान लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू एरिया वेक्टर। मान लो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल हैं वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए, इस फिगर में आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस वाले फिगर में ये एक एरिया है, इस एरिया के पैरेलली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो तीर जैसे दिख रहे हैं, ये सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगे। और यहां पर एक नया कंसेप्ट आ रहा है, आज से पहले आपने नहीं सुना होगा, अगर सुना होगा तो ठीक है। अगर हम एरिया वेक्टर के बारे में, एरिया वेक्टर क्या होता है? अभी तक तो एरिया को हम स्केलर मानते आए हैं, एरिया को क्या मानते हैं? स्केलर। लेकिन यहां पर चर्चा हो रहा है एरिया वेक्टर के बारे में, तो आइए पहले एरिया वेक्टर देख लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, एरिया वेक्टर, मैंने अभी बताया एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर मैं एरिया के बारे में पूछूं आपसे, अगर मैं एरिया के बारे में पूछूं तो एरिया वेक्टर को मैं लिख सकता हूं लेंथ वेक्टर क्रॉस ब्रेड्थ वेक्टर। अब एक बात आपको पता होगा, 11th से आप पढ़ते आ रहे हैं कि दो वेक्टर का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट भी मेरे पास वेक्टर ही आता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई वेक्टर था ए, इस वेक्टर को मैंने क्रॉस किया बी के साथ और रिजल्ट आया मेरे को सी वेक्टर। रिजल्ट क्या आया? सी वेक्टर। तो ये जो सी होगा ये ए पर भी 90 डिग्री बनाता है, सबको पता है। ये जो सी वेक्टर होगा ये ए पर भी 90 बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो सी वेक्टर होगा ये ए पर भी 90 डिग्री बनाएगा और ये सी वेक्टर जो होगा बी पर भी 90 डिग्री बनाएगा। कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है? ये 11th की बात थी। 11th क्लास में हमने वेक्टर में ये पढ़ा था कि दो वेक्टर है मेरे पास ए और बी, उसको क्रॉस कराया तो सी वेक्टर आया, और ये सी वेक्टर ए पर भी 90, सी वेक्टर बी पर भी 90। ठीक, इतना सबको पता। और ये भी पता है कि सी का जो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे स्क्रू रूल, सबको याद है? स्क्रू रूल क्या कहता है? ए से बी आओ, जिधर थंब पॉइंट करेगा। ये सब 11th की बातें हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखने जा रहे हैं एरिया वेक्टर के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं एरिया वेक्टर कैसे। यहां पर एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे ये मेरे पास एक कोई फिगर है, इसकी ये लेंथ ए दी हुई है, इसकी ये लेंथ बी दिया हुआ है। अब हमें बोला कि एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंथ वेक्टर क्रॉस ब्रेड्थ वेक्टर। लेंथ वेक्टर क्रॉस ब्रेड्थ वेक्टर। लेंथ वेक्टर क्रॉस ब्रेड्थ वेक्टर। अच्छा, और ये पता है ये दोनों मिलकर के एरिया देगा। इसका लेंथ इस तरफ, ब्रेड्थ इस तरफ, तो एरिया देखो इन दोनों पर 90 डिग्री बना रहा है, नहीं दिखा? अरे ये जो एरिया वेक्टर है, ये रहा एरिया, ये रहा लेंथ और ये रहा ब्रेड्थ, ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेड्थ, दोनों पर ये 90 डिग्री है या नहीं? ठीक, समझने वाली बात यही थी कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, बताया था ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ वेक्टर एंड ब्रेड्थ वेक्टर। ठीक, ये हमें क्या देता है बच्चों? एरिया वेक्टर की कहानी। समझ में आया? नेक्स्ट, और ये भी पता है कि जो ए वेक्टर होगा ये एल पर 90 बनाएगा। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू लेंथ
एंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ब्रेड्थ। ये भी पढ़ा है, हाँ या ना? ठीक, समझ में आ रहा बात? तो एरिया जो है, एरिया आज से याद रखना, जब भी एरिया की चर्चा करेंगे तो हम वेक्टर क्वांटिटी ही मानेंगे, क्योंकि एरिया जो है लेंथ पर भी 90 और ब्रेड्थ पर भी 90 बनाता है, इस कारण से। चलिए, एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब फ्लक्स पे वापस आते हैं। फ्लक्स क्या कहता है? फ्लक्स के डेफिनेशन पे वापस आ रहे हैं बच्चों। फ्लक्स क्या कहता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस, पहला नंबर बात। दूसरा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पैरेलल टू एरिया वेक्टर। अब हमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास स्क्रू रूल है, जो 11th में हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक, यहां ध्यान दो, यहां पर सभी के सभी फील्ड लाइंस एरिया के साथ चले गए। जितने भी फील्ड लाइंस हैं सब के सब ने क्या बना दिया? फ्लक्स बना दिया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, मेरी बात ध्यान सुनाई, यहां पे ऐसा नहीं है। ये प्लेट ऐसे रखा है, ये प्लेट कैसे रखा है? ऐसे। इसका एरिया होगा इस तरफ, इसका एरिया होगा इस तरफ, और फील्ड लाइंस जा रहा है इस तरफ। जैसे देखो, फिर से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको अभी बताया मैंने कि ये प्लेट ऐसे रखा है, एरिया इसका इस तरफ है, देख लो एरिया इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो यहां पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कौन देता है हमें? फ्लक्स देने का काम होता है E डॉट ए, और ए का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो। तो ए का यहां पे देखो कौन सा कंपोनेंट, ए का दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर होगा ए कॉस थीटा, इधर होगा ए कॉस थीटा, और इस ए का दूसरा कंपोनेंट टूटेगा इधर, ए साइन थीटा। अब एक बात बताओ, एक बात आप मुझे डिसाइड करके बताओ, क्या ए साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इस एरिया का, इस वाले एरिया का कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है? पैरेलल टू एरिया वेक्टर, ये तो देखना होता है। देखो ध्यान से, पैरेलल टू एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट? देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो एरिया के दो कंपोनेंट हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा तो ऊपर चला गया, बचा कौन? ए कॉस थीटा। तो ये ध्यान देखो, ये ए कॉस थीटा जो है ई के डायरेक्शन में है, इसीलिए ये लिखा गया है फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। कोई डाउट? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक हो सकते हैं, पता है ना? वेक्टर के दो कंपोनेंट हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अब मुझे आप डिसाइड करके बताओ कि ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, कौन सा एरिया का कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ए कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा आएगा? ए कॉस थीटा आएगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। एरिया वेक्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब इसमें आपको यह जानना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अभी हमने पढ़ा फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अच्छा, अगर मुझे फ्लक्स, देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है फाई डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ? अरे ये कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटाओगे तो फ्लक्स घटेगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस पास आएगा, और फील्ड लाइंस जब पास आएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स बढ़ा। फील्ड लाइंस पास आएगी तो ज़्यादा एरिया के साथ गुजरने लगेगा, तो फील्ड लाइंस पास आ गई। तो जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक, मेन समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। दूसरा क्या है? एरिया, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना बड़ा एरिया लोगे उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थीटा है कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू कंसिडर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई कंसिडर करने वाली बात है तो यही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ा, एरिया बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ा, और थीटा भी बढ़ाया तो भी फ्लक्स बढ़ा। समझ में आ रहा बात? किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए यहां तक। ठीक है, वही चीज, ये तीन चीजें लिखी हुई हैं, यहां ध्यान दो। अच्छा, एक चीज समझने वाली बात है, यहां पर फ्लक्स, मेरी बात ध्यान ना, ये प्लेट ऐसे रखी है और सारी फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हैं, सारी फील्ड लाइंस।
तो देखो जितनी फील्ड लाइंस है 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फील्ड लाइंस हैं और आठों के आठों फील्ड लाइंस सभी 8 जितने फील्ड लाइंस यहां दिख रहा है सभी फील्ड लाइंस जो है फ्लक्स एरिया के साथ जा रहा है। अरे ये ऐसे है तो इसका एरिया इधर होगा ना, और एरिया इधर है और फील्ड लाइंस भी इधर है, तो मतलब कितनी फील्ड लाइंस एरिया के साथ जा रही है भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ फ्लक्स हो जाएगा 8। समझ में आ रहा बात, जैसे ई ए लिखा हुआ है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, सभी के सभी फील्ड लाइंस निकल गई यहाँ पर। दूसरा सेकंड नंबर बात, ये देखो प्लेट ऐसे रखा है और फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकल गई ऐसे। अब प्लेट ऐसे रखा है, इसका एरिया ऊपर की तरफ होगा, इसका एरिया किधर होगा, ऊपर की तरफ, इसका एरिया ऊपर की तरफ होगा ना, अभी एरिया वेक्टर समझाया, ठीक है, इसका एरिया ऊपर होगा और सभी फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो बताओ एरिया इस तरफ है, एरिया ऐसे है और सभी फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कितनी फील्ड लाइंस जो है इसके साथ गई, एक भी नहीं। समझ में आया, कंडीशन समझो, प्लेट ऐसे रखा है, ये प्लेट ऐसे रखा है और ये प्लेट जब ऐसे रखा है और इसका एरिया ऐसे होगा, प्लेट का एरिया ऐसे होगा, ठीक, और सभी के सभी फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे पास हो रही है, बिल्कुल ऐसे 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 पास हो रही है, ठीक। अब मैं पूछना चाह रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पैरेलल टू एरिया, पासिंग पैरेलल टू एरिया, एरिया के पैरेलल ये डायरेक्शन होगा ना, इस डायरेक्शन में कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है यहां पर बताना, एक भी नहीं, सभी फील्ड लाइंस ऐसे पास हो गई, तो यहां इसीलिए बोला गया यहां पर फ्लक्स जीरो। डेफिनेशन से देख लीजिए या फॉर्मूला से देख लीजिए। तीसरा, अब ये प्लेट ऐसे रखा हुआ है, टिल्टेड करके ऐसे रखा हुआ है, अब ऐसे जब रखा हुआ है तो अब यहां पे वही बात लगेगा कि एरिया का कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एरिया इस तरफ है तो एरिया इस तरफ हो, हाँ यार एरिया इस तरफ। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब इस एरिया का दो कंपोनेंट टूटेगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है और साइन थीटा वाला ऊपर भाग रहा है, तो इसीलिए ई कॉस थीटा इंटू ए, इसीलिए फॉर्मूला लिखा गया ई कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा बात, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा क्यों यूज करते हैं। अब देखो ये कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा को हम पता है हमें कैसे लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अरे डॉट प्रोडक्ट को हम तोड़ते हैं तभी तो कॉस थीटा आता है। समझ में आया, क्लियर हो गई बात, कहने का मतलब समझो, ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन थोड़ा सा समझने वाली बात थी कि ये प्लेट ऐसे रखा हुआ है, ठीक, इसका एरिया इस तरफ होगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भाग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भाग रहा है। अब इस एरिया का दो कंपोनेंट टूटेगा, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। अब बताओ एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा कंपोनेंट, एरिया का कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही तो देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, बस याद रखना, ठीक। एरिया का कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है, तो ध्यान देंगे एरिया का कौन सा कंपोनेंट, ये एरिया है ए कॉस थीटा और इसका ए साइन थीटा, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भाग रहा है, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भाग रहा है, इसलिए ई कॉस थीटा इंटू ए, ये चीज समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर तो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, phi of a 3D surface is always 0 if it is placed in uniform electric field and there is no charge। ये आप एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा क्या है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको फ्लक्स निकालना है तो आपके पास एक तरीका बचता है, एंड दिस इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। बच्चे ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा है ये आप लगाएंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अरे इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अरे इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कांस्टेंट कर दें, फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डी ए। अब डी ए डी ए डी ए इंटीग्रेशन ए, इसीलिए लिखा गया ई डॉट ए। मतलब ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी हो आप यही लगाएंगे। अब यूनिफॉर्म हुआ तो इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डी ए डी बचेगा। तो ये दो पॉइंट्स थे। अब ये फर्स्ट वाला पॉइंट समझा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल से, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकता है। मतलब समझने वाली बात ये है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ, एक सवाल है, इसी सवाल से समझ में आ जाएगा वो पॉइंट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब हैविंग साइड ए। ये जो आपके सामने एक क्यूब रखा है, ठीक है, आपके सामने एक क्यूब है
ये एक्स वाई और जेड एक्सिस पे रखा है और इस क्यूब का साइड ए दिया हुआ है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ई। तो कह रहा है इस क्यूब का कितना फ्लक्स होगा इस क्यूब से। अब देखो एरिया है, इसके पास कुछ ना कुछ क्यूब है, क्यूब के पास कुछ एरिया होगा। जब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बताओ अभी पढ़ा है फ्लक्स का फॉर्मूला। क्या पढ़ा है बच्चों? फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ई डॉट ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और एरिया होना चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एरिया भी है। आओ निकालते हैं फ्लक्स, कैलकुलेट फ्लक्स कह रहा है ना, आओ निकालते हैं फ्लक्स। चलिए, इस क्यूब में 6 फेस होंगे, क्यूब में 6 फेस है। पहला लिख दूं मैं, कौन कौन सा फेस है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 फेस है ना, 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब में, सभी फेस हो गए। चलो एक एक फेस के लिए निकालते हैं। फ्लक्स का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, एक मिनट, चलिए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। चलिए, अगर मैं बात करूं फेस की तो फेस कौन कौन से थे एक बार और लिख लेते हैं। फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए 6 फेस है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। फेस 1 के लिए फ्लक्स ड्यू टू 1, फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस कहाँ है? नीचे, ये रहा फर्स्ट सरफेस, देखो ध्यान से, फर्स्ट सरफेस कहाँ है? नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका एरिया नीचे। अरे फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, एक मिनट, फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं, चलिए फर्स्ट सरफेस के लिए एरिया इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 दिख रहा है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 फ्लक्स। तो फर्स्ट सरफेस के कारण कोई फ्लक्स नहीं हुआ। सेकंड सरफेस ये रहा, सेकंड सरफेस ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया आपके तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया आपके तरफ, अभी भी एंगल 90 दिख रहा है। तो अभी भी कॉस 90 रखेंगे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स और सेकंड सरफेस इज इक्वल टू 0। थर्ड सरफेस के कारण देखो, थर्ड सरफेस ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर। तो फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस कितना हो जाएगा? ई ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ई ए। तो थर्ड सरफेस के कारण कितना हो गया? ई ए। फोर्थ सरफेस के कारण देख लीजिए, फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस। आइए फोर्थ सरफेस, पीछे वाला, फोर्थ सरफेस मतलब पीछे वाला सरफेस है फोर्थ। तो पीछे वाला सरफेस के कारण एरिया अंदर की तरफ, बोर्ड की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल अभी भी 90 दिख रहा है। तो फोर्थ सरफेस के कारण कॉस 90 रखेंगे, कॉस 90 0 होता है तो 0। फिफ्थ सरफेस के कारण कितना होगा बच्चों? फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस, फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस, पांचवा सरफेस, ये ऊपर वाला पांचवा सरफेस है, इसके लिए एरिया ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अभी भी एंगल 90 दिख रहा है तो फिफ्थ सरफेस के लिए होगा 0। फ्लक्स थ्रू सिक्स्थ सरफेस, ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स थ्रू सिक्स्थ, ये रहा सिक्स सरफेस, ये रहा ये, इसके लिए एरिया उस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया उस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, शाबाश, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 इज इक्वल टू -1, तो इज इक्वल टू माइनस ई ए। फ्लक्स कितना आ गया? माइनस ई ए। फर्स्ट सरफेस के कारण 0, सेकंड सरफेस के कारण 0, थर्ड सरफेस के कारण ई ए, फोर्थ सरफेस के कारण 0, फिफ्थ सरफेस के कारण भी 0 और सिक्स सरफेस के कारण माइनस ई ए। इस चीज को ध्यान रखेंगे, माइनस ई ए, ठीक है। अगर मैं पूछूं टोटल फ्लक्स, क्या पूछा है? फ्लक्स थ्रू क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब पूछा है ना, टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए भैया, फ्लक्स बाय फर्स्ट, फ्लक्स बाय सेकेंड, फ्लक्स बाय थर्ड, फ्लक्स बाय 4, फ्लक्स बाय 5 प्लस, एक मिनट, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू, है ना, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4 प्लस फ्लक्स बाय 5 प्लस फ्लक्स बाय 6। चलिए, फर्स्ट के कारण 0, सेकंड के कारण 0, थर्ड के कारण कितना बचा? ई ए, थर्ड के कारण ई ए प्लस
फोर्थ के कारण भी जीरो है, फिफ्थ के कारण भी जीरो है, सिक्स के कारण माइनस ई ए, अब प्लस ई ए माइनस ई ए इज इक्वल टू जीरो, तो नेट रिजल्ट कितना आया? जीरो। अब मैं एक स्लाइड पीछे जा रहा हूं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। फाई ऑफ अ 3D सर्फेस, फ्लक्स ऑफ अ 3D सर्फेस इज ऑलवेज जीरो इफ इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक 3D सर्फेस का जो फ्लक्स होगा हमेशा जीरो होगा, कब? जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और उसके अंदर कोई चार्ज ना हो, नो चार्ज इनसाइड इट। समझ में आ रहा बात? मेरी बात ध्यान सुनिएगा एक चीज, फिर से देखिए इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। कह रहा है फ्लक्स ऑफ अ 3D सर्फेस, कोई भी 3D सर्फेस है, 3D मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, ये सब 3D हैं। कोई भी 3D सर्फेस का जो फ्लक्स होगा ना वो हमेशा कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। कब? जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, नंबर वन। नंबर टू, उसके अंदर कोई चार्ज ना हो। नंबर वन वाला बात ये पहला, और ये दूसरा, ये दो बातें। पहला कंडीशन वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और दूसरा कंडीशन उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो आंख बंद करके आप लोग फ्लक्स को कितना मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। अब आप क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया उसमें आइए, ध्यान देखिएगा। ये जो 3D सरफेस था, ठीक, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा कंडीशन, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा, कोई चार्ज नहीं। दो ही कंडीशन है ना, दो कंडीशन अभी बताया ना, पीछे जाकर के देख लो, फिर से देखो। पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और दूसरा उसके अंदर कोई चार्ज ना हो, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। चलिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है क्यूब और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? जीरो। किसी को कोई डाउट? तो मुझे लगता है फ्लक्स आपको समझ में आ गया। इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं करते हैं ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।